तो अब हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ने जो चीज़ देख लिया था उसको फास्ट रिवीजन करवा देता हूँ कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है और जो सिग्नल्स बाहर से आ रहे हैं, जितने भी सिग्नल्स बाहर की तरफ से आ रहे हैं, वो सिग्नल या लिगैंड की प्रॉपर्टीज जो है वो उसकी दो संभावनाएं हो सकती है कि जो सिग्नल बाहर से आ रहा है एक सेल से दूसरे सेल तक, या तो वो वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा या तो वो वाटर इनसॉल्यूबल हो जाएगा। अगर वो वाटर सॉल्यूबल हुआ तो वाटर सॉल्यूबल वाले जितने भी प्रोटीन्स हैं वो एज ए सिग्नल्स के लिए रिसेप्टर की तरह काम करेंगे। मतलब उन सिग्नल्स को रिसीव करने के लिए जो कि वाटर सॉल्यूबल है, उनके लिए सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं। रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन for reception of water soluble ligands। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, सेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर लिगैंड्स वाटर सॉल्यूबल नहीं है और ये लिगैंड्स जो है वाटर इनसॉल्यूबल है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये लिपिड इनसॉल्यूबल, लिपिड सॉल्यूबल रहेंगे। तो लिपिड सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स इजीली क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये भी आप ध्यान पे रखे रहेंगे। ये इतना चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। दूसरा चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एक जो, तो सीधी सी बात है, ये सिग्नल जो आया हुआ है वो बाहर से आया होगा, है ना। तो हम लोग वाटर सॉल्यूबल मॉलिक्यूल्स के बारे में मुख्यतः बात करते हैं और सेल के सरफेस में प्रेजेंट रहेंगे जो रिसेप्टर्स, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसेप्टर्स हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल सरफेस रिसेप्टर्स। तो सेल सरफेस रिसेप्टर्स की हम लोग बात करेंगे। तो उन सेल सरफेस रिसेप्टर की बात करूं तो वो अंदर में सेल के इनसाइड में क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, ये संभावनाएं हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसे कि कोई भी सेल के सरफेस में, एक सेकेंड, कोई भी सेल के सरफेस में अगर रिसेप्टर है और इससे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आकर के जुड़े तब यह रिसेप्टर एक्टिव होगा। तो सबसे पहला सिग्नल इस रिसेप्टर एक्टिवेशन में जो मदद कर रहा है वो स्वयं लिगैंड है। ठीक, फर्स्ट मैसेज सेल को जो भी चेंजेस देने वाला है वो कौन है, वो स्वयं ही लिगैंड है ना। तो इस लिगैंड को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट मैसेंजर, बोल सकते हैं, क्योंकि लिगैंड जो है वही इस सेल को सबसे पहला मैसेज दे रहा है। तो फर्स्ट मैसेंजर का आना सबसे ज्यादा जरूरी है उस सेल में जो भी चेंजेस लाना है। ठीक, तो फर्स्ट मैसेंजर किसको बोले अपन लोग, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को और लिगैंड या फिर लिगैंड्स को। अब जैसे ही ये रिसेप्टर एक्टिव होगा तो सेल के अंदर वाले प्रोटीन्स, जितने भी सेल के में प्रेजेंट इनर साइड प्रोटीन्स हैं वो एक्टिव होंगे।
अब देखो शेप अलग अलग बनाने का उद्देश्य ये था कि ये प्रोटीन केवल एक नहीं होंगे, ये प्रोटीन केवल एक नहीं होने वाले, ये बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स रहेंगे। इन प्रोटीन्स को, क्योंकि ये सेल के अंदर प्रेजेंट है, इन प्रोटीन्स को हम बोलेंगे इंट्रा सेलुलर प्रोटीन्स। तो लिगैंड ने सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन्स थे जो उसको उस सेल में एक्सप्रेशन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन प्रोटीन्स को एक्टिवेट करना स्टार्ट किया। उन प्रोटीन्स को हम लोग बोलेंगे इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक कैस्केड स्टार्ट हो गया, एक सीरीज वाइज एक इवेंट से स्टार्ट हो गए जो उस सेल में एक्टिव होने के लिए, उस सेल के एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, अब देखिए ये इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स न्यूक्लियस में एंट्री करके या साइटोप्लाज्म में क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं। सबसे पहली बात, ये किसी मेटाबॉलिक एंजाइम को एक्टिव कर सकते हैं कि भाई मान के चलो ग्लूकोज आया, उस ग्लूकोज से डिग्रेडेशन चाहिए, तो सेल के पास सिग्नल आएगा, ये पूरे इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स एक्टिव होंगे। इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स एक्टिव होने के बाद उन एंजाइम्स को एक्टिवेट करेंगे जो ग्लाइकोलाइसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, या फिर कुछ जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे, जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स को एक्टिवेट करेंगे। आपने पढ़ा होगा लैकोपेरॉन, जब लैक्टोज प्रेजेंट होता है तब उस लैक्टोज का डिग्रेडेशन किया जाता है। जब ट्रिप्टोफैन चाहिए होता है तब वो सेल रेगुलेट होता है, मतलब वो सेल में के जीन्स रेगुलेट होते हैं और ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस करते हैं। अगर मेरे को एनर्जी चाहिए तभी भी सेल्स में, मतलब कहने का मतलब ये है कि जीन जो है वो ऑफ रहता है और ऑन भी होते रहता है। हमेशा ही वो ऑन की स्थिति में नहीं रहेगा और हमेशा ही वो ऑफ की स्थिति में नहीं रहेगा। तो इन जीन्स को ऑन और ऑफ करने के लिए जो प्रोटीन्स रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स। उनको हम क्या बोलेंगे? जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स। या फिर उनको एक्टिव कर देंगे तो पता चल जाएगा, मान के चलो ये सिग्नल ऐसा है कि बस जो चीज़ मेरे को सिंथेसिस करवाना था वो बहुत मिल गया मेरे को। ठीक, तो वो जीन, ऐसे जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स को एक्टिव करेंगे जो जीन को ऑफ कर देते थे। ठीक, तो ये बात हो सकती है। दूसरा मैं बोल सकता हूँ, हो सकता है कि सेल में कुछ स्केलेटल प्रोटीन्स को एक्टिव कर दे। साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स एक्टिवेट होंगे तो सेल का शेप में डिफरेंस होने लग जाएगा। मान के जो सेल शेप चेंज करना है या फिर कुछ मूवमेंट करना है सेल्स में, तो सेल का बाहरी वाला हिस्सा तो करना पड़ेगा, तो उसमें अल्ट्रेशन करेगा शेप या मूवमेंट में साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स। तो इसके बहुत सारे फेट्स हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मेटाबॉलिक एंजाइम अगर एक्टिवेट हो गया तो मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाएगा, ये भी लिख सकते हैं आप। जीन एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा जब अल्ट्रेशन होगा या फिर चेंजेस होंगे जीन एक्सप्रेशन में। कब? जब जीन रेगुलेटरी प्रोटीन्स की बात आ गई।
इतने सारे इवेंट्स जो हैं वो सेल सिग्नलिंग में होते हैं। यही पूरा ढांचा रहेगा सेल सरफेस रिसेप्टर के लिए। अब आपको अलग अलग इंटरसेलुलर प्रोटीन्स पढ़ने पड़ेंगे, उनके क्या रेस्पॉन्स है ये पढ़ने पड़ेंगे, बस अलग अलग सिग्नल्स के अलग अलग रेस्पॉन्स। यहाँ तक समझ में आए? किसी को समस्या तो पूछ लो। किसी को ऑनलाइन में भी किसी को समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। नहीं है तो फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है राकेश? सर जब लाइगेंड मैसेज भेजेंगे तो क्या सारे इंट्रासेलुलर प्रोटीन जो है वो एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे? एक एक करके जो हमने स्क्वायर बनाया वो स्क्वायर एक्टिव होकर के ट्रायंगल एक्टिव होगा, और जो ट्रायंगल बनाया वो जाकर सर्कल जो बनाया वो एक्टिव होंगे। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। मैसेज जिसके लिए जिस एंजाइम को एक्टिव करने के लिए भेजा गया तो उसके लिए अलग अलग प्रोटीन्स अंदर एक्टिवेट होंगे। सही है, अलग अलग प्रोटीन्स ही एक्टिव होंगे। जैसे कि अगर आपको फैट मेटाबॉलिज्म कराना है तो फैट मेटाबॉलिज्म करवाना है तो फैट मेटाबॉलिज्म वाले एंजाइम से एक्टिव होंगे। इसका मतलब ये नहीं जो इंटरसेलुलर प्रोटीन्स जो है वो ग्लाइकोलाइसिस के लिए एक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, वो फैट मेटाबॉलिज्म के लिए नहीं होंगे। ऐसे में समस्या हो जाएगी सर। मतलब आप सोच सकते हो सेल के अंदर कितने सारे प्रोटीन्स हैं। सर एक साथ तो बहुत सारे काम करेंगे तो ये तो मैंने अलग अलग करके बताया आपको। ये तो बहुत स्पीड से होता है। जितना टाइम मेरे को डायग्राम बनाने में भी नहीं लगा हुआ ना, एक रिसेप्टर के लिए उतना देर में रिस्पॉन्स हो जाता है। सेकेंड्स वाली बात है। अभी आप देखोगे कि जब आपको मैं बता देता हूँ, एक स्पर्म आकर के एक एग से फ्यूज़ हो गया तो इतने सारे स्पर्म्स जो आए हुए हैं उसमें से एक स्पर्म को रिकॉग्नाइज करके बाकी स्पर्म्स को एलिमिनेट करने के लिए मात्र 20 सेकंड लगता है। अब मेरे को उसी टॉपिक को पढ़ाने में 20 मिनट लगे, 20 मिनट के आधा घंटा लगेगा। 20 सेकंड केवल। एक स्पर्म को एक एग को अप्रोच करने के लिए 5 से 10 सेकंड के बीच लगता है बस, केवल। हम पढ़ रहे हैं डिटेल में, इस कारण से समय लगता है। हमारा सेल में पूरा ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस एक दूसरे से रेगुलेटेड है एकदम ज़्यादा, तो स्पीड से हो जाता है। अब खाते तुरंत एनर्जी आ जाता है। मैं तो ये भी बता सकता हूँ अगर आपका शुगर 40 के आसपास पहुँच गया, आप एक चॉकलेट खाओगे 60 से 50-60 पहुँच जाएगा 15 मिनट के अंदर। तो सोचो कितने सारे एंजाइम जाकर के एटीपी प्रोड्यूस करके और वो शुगर लेवल को इंक्रीज कर दिया। इतना फास्ट होता है। तो सेकेंड आप खुद ही सोचिए ना, जितना न्यूरॉन्स में हम लोग पढ़ते हैं कि इधर से इधर से उधर से उधर जा रहा है, उस न्यूरॉन्स में हम लोग विद इन सेकेंड्स की बात होती है। हम तुरंत सट से हाथ को जैसे ही छूते कितना सेकंड लगता है। आप रिएक्शन टाइम देख सकते हो क्रिकेट में। रिएक्शन टाइम आप देख सकते हो क्रिकेट में कि जब पास वाला फील्डर खड़े रहता है, जब वो फील्डर बॉल लगी बैट पे तो फील्डर तुरंत रिएक्ट करता है। तो उसका ब्रेन से तो सिग्नल जा रहा होगा ना कि लेफ्ट में जाना है कि राइट जाना है। ये सब चीज़ें अलग अलग प्रोटीन्स होंगे, इंटरसेलुलर प्रोटीन्स। डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नलिंग आप लोग पढ़ लिए कि ऑटोक्राइन हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, पैराक्राइन हो सकते हैं, या फिर एंडोक्राइन हो सकते हैं, या फिर न्यूरो एंडोक्राइन हो सकते हैं। अपन पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं। कुछ और हम लोगों को प्रोटीन्स के बारे में बात करना है। सबसे पहली बात है फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिग्नलिंग में। फॉस्फोराइलेशन और डीफॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है सिग्नलिंग में। और ये किस में होते हैं? ये मोस्टली इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स में होंगे। अब आपको समझ में आ गया कि फॉस्फेट कितना ज़रूरी है किसके लिए? शरीर के लिए। ये यूकैरियोटिक सिग्नलिंग की बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट्स में भी यही फंडा होता है।
ठीक, मान के चलिए ये एक प्रोटीन है जो कि इनएक्टिव स्टेट में पड़ा हुआ है। यही हुआ, मान के चलो। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट मैसेज नहीं आया है, तो जितने भी इंट्रासेलुलर प्रोटीन्स हैं वो सोए पड़े होंगे, इनएक्टिव स्टेट में पड़े हुए रहेंगे। ठीक, जैसे ही सिग्नलिंग आया, जैसे ही लिगैंड अप्रोच किया या फिर सिग्नल आया, ये देखो। अच्छा, ये सिग्नल ना केवल प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड यही नहीं हो सकता, लाइट भी एक सिग्नल है। देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, अभी नहीं, बाद में देखेंगे। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो हैं, ये जो इनएक्टिव प्रोटीन्स है, इनमें प्रोसेस होगा फॉस्फोराइलेशन का, और इससे ऐड हो जाएंगे फॉस्फेट ग्रुप। अब देखो, एक चीज़ तो आपको पता है कि फॉस्फेट ग्रुप का डोनर, महाडोनर हमारे बॉडी में कौन सा है? हम फॉस्फेट कहाँ से लेते हैं हमेशा? पता है आपको? मैं याद दिलाता हूँ। जब भी हमको फॉस्फेट एडिशन करना होता है तब हम लोग जाते हैं एक ही के शरण में, जिसको अपन बोलते हैं एटीपी। पढ़े होंगे सब। इस एटीपी क्या करता है, इससे एक फॉस्फेट ट्रांसफर हो जाता है और ये एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को अपन बोलेंगे फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस। फॉस्फोराइलेशन में एडिशन ऑफ फॉस्फेट हो रहा है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि ये फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस हुआ। जैसे ही जनरली जितने भी सिग्नल्स हम लोग पढ़ेंगे, अगर प्रोटीन के पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, अगर प्रोटीन के पास फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, तो मोस्ट केसेस में, हमेशा नहीं बोल रहा हूँ, मोस्ट केसेस में वो प्रोटीन्स एक्टिव ही रहेंगे। जनरल पॉइंट है ना, जरूरी नहीं है। आप ड्रोसोफिला के केस में देखोगे कि इसका जस्ट अपोजिट होता है। ऐसा भी जगह बहुत सारे हैं जिसमें अगर प्रोटीन फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा रहेगा तो वो प्रोटीन इनएक्टिव स्टेट पे है। ठीक, चलो। जैसे ही अब ये इसने काम कर दिया, अब इसको बंद करना है तो क्या होगा? ये फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा। ये प्रोसेस जो है ये डीफॉस्फोराइलेशन का है। तो आप स्विच कर रहे हो मॉलिक्यूलर सिस्टम को, सेल के अंदर वाले प्रोटीन्स को, कि वो ऑन रहे या तो वो ऑफ रहे। इसी को तो मॉलिक्यूलर स्विचेस बोलते हैं। मॉलिक्यूलर स्विच ऑन ऑफ हो रहा है, इसका अपन लोग मॉलिक्यूलर स्विच बोलते हैं। कई लोग राइबो स्विच करके पढ़ते थे, फंडामेंटल प्रोसेस में हम लोग पढ़ते हैं राइबो स्विच। यही जीन एक्सप्रेशन है कि वो ऑन और ऑफ करने का तरीका है किसी भी जीन्स को। ठीक, सिग्नल्स, सब चीज देखो, सिग्नल्स आए हैं तब ये प्रोटीन्स एक्टिव हो गए। ये हमेशा ही एक्टिव नहीं होंगे। अब ये प्रोटीन्स जो है दूसरे प्रोटीन्स को एक्टिव करेंगे और खुद ही ऑफ हो जाएंगे डीफॉस्फोराइलेट से। एक बार आया एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल और सिग्नल चालू। जैसे कि सिग्नल आया, एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आकर के जुड़ा, कितने सारे रिसेप्टर्स होंगे, एक ही नहीं है। हम केवल एक ही बनाए, रिसेप्टर्स बहुत है सेल में। उन रिसेप्टर से जुड़ जाएगा। सर, हर रिसेप्टर के पास एक ही सिग्नल होता है। हाँ, एक ही सिग्नल आता है सर। रिसेप्टर्स बहुत है, बहुत रिसेप्टर्स है।
वो रिसेप्टर्स रिसीव करेंगे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को और वो अपने इवेंट्स को कैस्केड को इवेंट्स को, ऐसा नहीं है कि एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो आप खुद ही देखो, अगर आप एक्टिवा का सेल्फ से स्टार्ट कर लिए, गाड़ी चालू है, तो आप सेल्फ मार के देखना, मैं देख चुका हूँ, नहीं होता तब उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा होना चाहिए ना। आप कभी एक्टिवा चलाएंगे तो एक बार ट्राई करके देखना कि आपने जब एक्टिवा चालू कर दी उसके बाद फिर आप सेल्फ मार के देखना, या फिर गाड़ी चालू हो गया आप किक मार के देखना, मत मारना, किक बिल्कुल नहीं मारना, नहीं तो पैर गया हो जाएगा, इतना स्पीड से पीछे फेंकेगा वो। पहले उसका एक प्रोसेस करना दिया जाता है, उसके बाद फिर सेकंड प्रोसेस स्टार्ट होगा। ये साइकिल चलता है सर, जैसे वो एक्टिव हुआ, एटीपी से एटीपी बना, मतलब वो एक्टिव हो गया, उसके बाद जब इनएक्टिव होना रहता है तो फिर इनऑर्गेनिक फास्फेट बाहर निकाल देता है ना, फिर वही जो फास्फेट है वो फिर से मतलब एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है, तो कंटिन्यू चलती है। हाँ, अब ये एटीपी आएगा कहाँ से? हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से एनर्जी प्रोड्यूस करेगा सेल, फूड से कहीं से, तो एटीपी को हम लोग एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ठीक, हमारे लिए करेंसी पैसा है। पैसा वाला क्या पैसा? वो पैसा नहीं बोल रहा हूँ, 1 रुपये में 100 पैसा, ये वाला बात बोल रहा हूँ। हमारे देश का करेंसी रुपीज़ है, बाहर डॉलर है, ऐसे हमारे शरीर का करेंसी एटीपी है। ठीक, चलो अब एक और सिस्टम होता है ऑन ऑफ का, वो होता है, मान के चलो ये प्रोटीन ऑफ है तो जनरली यह देखा गया है कि ये अटैच रहेगा जीडीपी से। ठीक है, ये अटैच रहेगा जीडीपी से। जब प्रोटीन ऑफ है तो ये अटैच रहेगा जीडीपी, मतलब किसी प्रोटीन के पास जनरल पॉइंट ऑफ व्यू में बात करूं, उसके पास जीडीपी है तो वो प्रोटीन ऑफ स्टेट पे है। अब इस प्रोटीन को हमको एक्टिव करना है, इस प्रोटीन को हम लोग को एक्टिव करना है, तो हम लोगों को जैसे कि प्रोटीन एक्टिव कब होगा? जब सिग्नल आएगा। ठीक, अगर हम जीडीपी को जीटीपी से रिप्लेस कर दे, मतलब जो 2 फॉस्फेट वाला ग्रुप है, जीडीपी ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट है ना, जीडीपी क्या है? ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट। और ग्वानोसाइन क्या है? ग्वानीन प्लस शुगर। न्यूक्लियोटाइड्स में हमको 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। जब डीएनए बनता है तो हमको 3 कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं, शुगर, बेस और फॉस्फेट। ये न्यूक्लियोटाइड होगा। लेकिन अगर शुगर और बेस प्रेजेंट रहेगा तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाता है, और ग्वानोसाइन एक न्यूक्लियोसाइड है, उसमें 2 फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है। इस कारण से न्यूक्लियो ग्वानोसाइन डाइफॉस्फेट की बात आ गई है। जैसे ही हम इसमें जीडीपी ऐड करेंगे ये प्रोटीन हो जाएगा ऑन, जीटीपी ऐड हो जाएगा इसमें। ठीक है ना। इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है जीईएफ। इस जीईएफ का मतलब क्या हुआ? ग्वानीन एक्सचेंज फैक्टर। तो ग्वानीन एक्सचेंज फैक्टर से जीटीपी स्टेट जाकर के जीटीपी स्टेट में कन्वर्ज हो गया। घूम फिर कर देखा जाए तो इसमें भी फॉस्फोराइलेशन का ही प्रोसेस है। जीडीपी से जीटीपी बन रहा है, एक एडिशन फॉस्फेट का हो रहा है। और क्या जीटीपी ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट है। सर यहाँ जीईएफ एटीपी की तरह काम कर रहा है। सर इस प्रोसेस की फिर से समझाइए। ये एटीपी वाली बात नहीं, ये एटीपी तो प्रोटीन अटैचमेंट के लिए मदद किया गया था। अब जब प्रोटीन जीडीपी स्टेट पे प्रेजेंट है तो वो इनएक्टिव फॉर्म पे पड़ा हुआ है।
अब उसको एक्टिव होना है तो वो ग्वानिन एक्सचेंज न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन एक्सचेंज फैक्टर का ग्वानिन एक्सचेंज न्यूक्लियोटाइड फैक्टर भी बोलते हैं, उसकी मदद से वो GDP स्टेट से GTP स्टेट पे पहुंच जाएगा। एक्चुअल में इसमें भी फॉस्फोरिलेशन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक, यहाँ पे जो न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोटाइड रेस्पॉन्सिबल है वो ग्वानिन है, और फॉस्फोरिलेशन के केस में जो रेस्पॉन्सिबल है वो एडेनिन है। दोनों ही प्यूरिन्स है, आपको ध्यान होगा, है ना। ठीक, आया समझ में? अच्छा, इसको मैं नो क्यों लिख दिया हूँ? अच्छा, ऑन का उल्टा हो गया है। ये अब ऑन हो गया है। अब फिर से इसको वापस ऑफ होना है तो ये GTP से GTP स्टेट पे पहुंच जाएगा, है ना। अब इसके लिए भी कोई रेस्पॉन्सिबल होगा, उसको अपन लोग बोलेंगे GTPase एंजाइम। अब एंजाइम, तो ये दो चीजें आप लोगों को ध्यान पे रखना है। ठीक, तो एक चीज़ और लिख सकते हो, GTPase के अलावा, GTPase तो सही है, आप लिख सकते हो GTPase की जगह गैप भी रेस्पॉन्सिबल है। एक्चुअल में ये GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन है, GTPase को एक्टिवेट करने वाला। तो ये GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन, GTPase मतलब GTP को तोड़ रहा है ना, सीधी सी बात है। इतना भी ज़्यादा क्या पढ़ाई हो रहा है। ठीक है, ठीक। जनरली सेल सरफेस रिसेप्टर्स की तरफ देखेंगे तो सेल सरफेस रिसेप्टर्स ही हम लोगों को पढ़ना है, मतलब रिसेप्टर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है अभी फिलहाल। तो सेल सरफेस रिसेप्टर में जो मुख्यतः एग्जाम्पल्स हम लोगों के पास आते हैं वो है G प्रोटीन, कपल्ड रिसेप्टर, मतलब G प्रोटीन ने भी कपल कर लिया है किसी के साथ, वो रिसेप्टर ही है एक्चुअल में। चलो देखते हैं G प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या होता है, इसको देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, और हम लोगों को देखने को मिलता आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर। ये भी देखने को मिलता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों को देखने को मिलता है एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर। देखो G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर अलग अलग करके देखिए, आप लोग चीज़ों को एकदम अलग कर करके देखिए कि G प्रोटीन अगर रिसेप्टर के साथ, G प्रोटीन कोई प्रोटीन है जो कि कपलिंग कर दिया है रिसेप्टर के साथ, इतनी बात है। चलो आयन का जो चैनल है जहां से आयन जा रहे थे, आ रहे हैं, वो रिसेप्टर के साथ कपल हो जाए, इस कारण से आयन चैनल कपल्ड रिसेप्टर।
कोई एंजाइम अगर रिसेप्टर के साथ कपलिंग कर जाए वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर। यूरियाज एंजाइम किसी रिसेप्टर के साथ अटैच हो गया तो वो एंजाइम कपल्ड रिसेप्टर का एग्जाम्पल हो गया। डिफरेंशिएशन समझते जाना। जी प्रोटीन एक ऐसा रिसेप्टर है जो मोस्टली फेमस है, मोस्ट कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट। यह हम लोगों को बहुत देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग जी प्रोटीन को देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स को पढ़ने का स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक चीज़ नज़र आ रहा है कि भाई जी प्रोटीन नाम का कुछ चीज़ है, फिर हम लोग उस जी प्रोटीन किस रिसेप्टर से जुड़ रहा है इसको देखने का प्रयास करेंगे। सिंपल सा फंडा। तो देखो, तो जी प्रोटीन अगर देखने का प्रयास करोगे, जी प्रोटीन को स्ट्रक्चर वाइज देखने का प्रयास करते हैं। जी प्रोटीन में 3 सब यूनिट्स से बना हुआ प्रोटीन है, मतलब 3 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे तब हम लोगों को जी प्रोटीन देखने को मिलेंगे, एक पूरा यूनिट। वो यूनिट्स कौन कौन से? अल्फा सब यूनिट, बीटा सब यूनिट और गामा सब यूनिट्स। तो जी प्रोटीन 3 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ रहता है। उन यूनिट्स के नाम है अल्फा, बीटा और गामा सब यूनिट्स। अब सोचो ये 3 सब यूनिट्स किससे जुड़े रहेंगे? ये 3 सब यूनिट्स किससे जुड़े रहेंगे? रिसेप्टर से। तभी तो जीन प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर बनेगा। अच्छा, एक नया नामकरण नहीं करते, पुराने नामकरण करते। इसका अपन लोग फिलहाल GPCR लिखते हैं। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर को GPCR लिख दिए, लिख सकते हैं, एकदम इजी। ये अच्छा बताया सर। तो हम लोग इतना बार बार बोल रहे हैं तो हम लोग छोटा कर देते हैं नाम। तो जी प्रोटीन का रिसेप्टर से ये प्रोटीन जुड़े रहेंगे। एक और खासियत इसमें एक अब बात और रहती है कि जो इसका अल्फा सब यूनिट है ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक। एक चीज़ ध्यान पर रखिएगा कि जब जी प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट, जी प्रोटीन का जब अल्फा सब यूनिट GDP स्टेट में जुड़ा रहेगा, अल्फा प्रोटीन्स, अल्फा सब यूनिट जी प्रोटीन का जब GDP से जुड़ा रहेगा तो ये प्रोटीन इनएक्टिव रहेगा। बीटा गामा नहीं जुड़ते GDP और GTP से, ठीक है। और जब अल्फा प्रोटीन GDP से जुड़ा रहेगा तब यह अल्फा प्रोटीन की दोस्ती बीटा और गामा की साथ रहेगी। जब अल्फा प्रोटीन GDP से जुड़ा हुआ रहेगा तब तीनों सब यूनिट्स आपस में कंबाइंड रहेंगे। कहने का मतलब यही है, ठीक। चलो दूसरा यूनिट, अगर अल्फा सब यूनिट GTP स्टेट पे पहुंच जाएगा तो वह बीटा और गामा सब यूनिट से अलग हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं? इससे ये अलग हो जाएगा, ठीक। और ये पूरा जी प्रोटीन एक्टिव हो जाएगा। पॉइंट को समझ जाओ। इसका मतलब क्या है कि स्विच की तरह काम कर रहा है जी प्रोटीन का अल्फा सब यूनिट। और जी प्रोटीन तभी एक्टिव होगा जब अल्फा जो सब यूनिट है वह GTP स्टेट पे रहेगा।
और जब अल्फा प्रोटीन जीटीपी स्टेट पर रहेगा तब वो बीटा गामा सब यूनिट से अलग हो जाएगा। जीटीपी स्टेट में वह अलग हो जाएगा, और जब जीडीपी स्टेट पर रहेगा तब ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे। हो गया। जब अल्फा बीटा गामा सब यूनिट्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तब जो वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है या कन्फर्मेशन है जिससे वो एक्टिव होता है वो क्लोज्ड रहता है। जैसे कि हर एक प्रोटीन या एक एंजाइम का एक कन्फर्मेशन होता है जिसमें वो एक्टिव होता है ना। तो जब बीटा और गामा सब यूनिट्स अलग अलग हो गए तो वो अल्फा प्रोटीन के स्ट्रक्चर में चेंज कर दिए, तो इसका अपन लोग बोलते हैं कन्फर्मेशनल चेंज। ठीक, अभी तो पूरा चीज़ बचा है, मैंने केवल एक पॉइंट बताया आपको, कुछ नहीं बताया। लेकिन आप लोग एक क्वेश्चन बना डाले हो CSIR का, ये भी बता देता हूँ। ये इतना ही चीज से बस, है ना। ठीक है, चले रिसेप्टर की तरफ। ये तो प्रोटीन हो गया, ये रिसेप्टर जाकर के जुड़ा रहेगा किससे? तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स की तरफ अगर जाने की कोशिश करें तो ये जो रिसेप्टर है, एक सेकेंड, ये मान के चलो ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ, हो गया। चलो इसको मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिख दिया, अंदर वाले को मैंने साइटोप्लाज्म लिख दिया या साइटोसॉल लिख दिया, बाहर वाले को अपन लोग एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस या मैट्रिक्स बोलते हैं। सेल के बाहर वाले स्टेज को हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। चलो इसके रिसेप्टर के बारे में बात करूं, हर बार मैं बताता हूं सबको, ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है, आपको दिखेगा। तो ये इसका जो रिसेप्टर है, जी प्रोटीन का रिसेप्टर, ये प्रोटीन कन्फर्मेशन में 7 अल्फा हेलिक्स से बना हुआ रहता है। रिसेप्टर 7 अल्फा हेलिक्स से बना हुआ रहता है। 7 अल्फा हेलिक्स से बना हुआ रहता है, और ये 7 अल्फा या फिर हेलिकल स्ट्रक्चर है, ये भी बोल सकते हो। और ये जो 7 हेलिकल स्ट्रक्चर्स है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 7 बार धंसे हुए रहते हैं। देखिए एक चीज, अगर मैं इसको 7 बार इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इन हेलिक्स की बात करूं, तो ये 7 बार, 2 बार हो गए, 3 बार हो गए, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 5 6 और ये 7। ऐसा ही इसका ये वाला पूंछ भी जाएगा। तो ये अल्फा हेलिक्स लिख लो, 7 अल्फा हेलिक्स बोलना मेरा भी गलत है एक हिसाब से। आप लोग एक पॉइंट ऐसा लिख लो, नहीं तो फिर अभी देख रहे हैं लोग, पता चलेगा कि उसको पॉइंट मिल गया है नहीं, तो हम पॉइंट क्यों देंगे। आप लिख सकते हो कि 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल स्ट्रक्चर है, बोल सकते हो, लिख सकते हो ना। ठीक, इसको मैं अभी तुरंत मिटा रहा हूं क्योंकि मेरे को थोड़ा सा जगह की आवश्यकता है।
अब देखो ये रिसेप्टर एक्टिव कब होगा, ये रिसेप्टर एक्टिव कब होगा, क्यों राकेश, ये रिसेप्टर एक्टिव कब होगा? तो सिग्नल आएगा। जब लाइगेंड इस रिसेप्टर से बाइंड होगा तब ये जाकर के एक्टिव हो जाएगा। कौन एक्टिव होगा? हाँ, जैसे ही मान के चलिए ये तो एक्टिव होने का प्रोसेस हो गया। मान के चलो कि जब इस रिसेप्टर के पास सिग्नल नहीं आया हुआ है और हम इस पूरे रिसेप्टर को जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर बोल रहे हैं, तो जी प्रोटीन इससे अटैच रहेगा, इसी से अटैच रहेगा, इधर देखो अटैच रहेगा। मैं बोल सकता हूं कि अल्फा बीटा और गामा यूनिट्स इस रिसेप्टर से अटैच रहेंगे। अब इस रिसेप्टर को मैं क्या बोल सकता हूं? जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ब्लू वाला हिस्सा क्या हो गया? जी प्रोटीन और उसका एक रिसेप्टर 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। अच्छा, जब नहीं आया है कौन? लिगैंड, तब यह अल्फा किस पोजीशन पे, किस स्टेट पे, किस स्टेट पे? जी डी, बहुत ज्यादा ही काला हो रहा है। ये है जी डी पी स्टेट पे और बाकी सब यूनिट से ये जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसका जस्ट अपोजिट देखिए, जैसे ही लिगैंड आया ये क्या हुआ? लिगैंड, तब क्या होगा? गुड, यही तो मेरे को चाहिए। मेरे बोलने से पहले बोल दो तो मजा आ जाएगा। तब इसका कंडीशन जो है कुछ इस तरह पे हो पाएगा। ये मान के चलो मैं 7 बार कर दिया ना इसको, मान के चलो, ठीक। ये 7 बार इस ट्रांस मेम्ब्रेन को पकड़ के रखे हुए हैं और जैसे ही यहाँ पे लिगैंड आया और ये लिगैंड जाकर के यहाँ पे अटैच हो गया, तो हुआ क्या? ये अल्फा सब यूनिट जो है ये बीटा सब यूनिट और गामा सब यूनिट से अपनी दोस्ती तोड़ दिए, ठीक। और ये पहुंच गया जी टी पी स्टेट। अब मैं बोल सकता हूं ये अल्फा जी प्रोटीन एक्टिव हो गया, ये भी तो एक मेम्ब्रेन से अटैच इंटरसेलुलर प्रोटीन हुआ। अब अच्छा, एक चीज़ और ध्यान पर रख रहे हैं, मेम्ब्रेन से अटैच्ड है तभी तो रिसेप्टर से अटैच्ड है ना, ये भी ध्यान पर रखे रहना। तो ये पूरा प्रोसेस जो हो गया एक्टिवेशन का जी प्रोटीन का, हेडिंग भले जी प्रोटीन का पर रिसेप्टर डला है लेकिन ये एक्टिवेशन का भी प्रोसेस हो गया। यहां तक समस्या तो नहीं होगी किसी को? एकदम सिंपल है, सभी चीज हमने डायग्राम से कवर अप कर दिया। अब 2-4 बार 7 बार बनाओ, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, है ना। ऊपर का कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा है नीचे से, है ना। अरे ग्रीन उठाते उठाते गलत हो गया। तो जीडीपी स्टेट से जीटीपी स्टेट में पहुंच गया और जी प्रोटीन एक्टिव हो गया। बढ़ूं तो एक्टिवेशन ऑफ जीपीसीआर देख लिया हम लोग। चलो पूरा प्रोसेस देखते हैं कि जी प्रोटीन का सिग्नलिंग कैसा होता है। एकदम सिंपल सा फंडा मैं डायरेक्टली बनाने की कोशिश करूंगा और ध्यान से चीज़ों को समझते जाइए, फिर बना लेना आराम से। जिनको मेरा डायग्राम अच्छा ही लग रहा है, बुक का डायग्राम बिल्कुल रेडी है, टेंशन मत लो।
है ना। तो ये जी प्रोटीन हमारे पास हुआ जो कि 7 ट्रांस मेम्ब्रेन हेलिकल स्ट्रक्चर है ना। और इस प्रोटीन से जैसे ही लिगैंड्स अटैच हुए तो अल्फा सब यूनिट जो है, डायरेक्ट लिखूं, अल्फा सब यूनिट जो है वो जीटीपी स्टेट पे पहुंच गया। ठीक, जैसे ही अल्फा सब यूनिट जीटीपी स्टेट पे पहुंचा तब उसने एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम को एक्टिव कर दिया। क्या किया? एक मेम्ब्रेन बाउंड एंजाइम को एक्टिव कर दिया। अब देखो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग स्टार्ट हो गया, सेल के अंदर की सिग्नल स्टार्ट हो गई, बाहर की तो रिसेप्टर में अभी भी सरफेस पे ही है एक हिसाब से। तो इसने क्या किया? इसको एक्टिव कर दिया। इस एंजाइम का नाम है, क्या है? यही तो फर्क है, यही तो फर्क है। इस एंजाइम का नाम है एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम। तो जी प्रोटीन एक्टिव होने के बाद किस एंजाइम को एक्टिव करता है? मेम्ब्रेन बाउंड एडिनाइल साइक्लेज को। अब जैसे ही एडिनाइल साइक्लेज एक्टिव हुआ तो वो बैठ के नाचेगा तो नहीं, काम करेगा किसके ऊपर? अपने सबस्ट्रेट के ऊपर, जिसके ऊपर उसको काम करना है। अब यूरिया के ऊपर काम करेगा, है ना। अब जाकर के स्टार्च के ऊपर तो काम नहीं करेगा। तो हर एक एंजाइम हर एक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफिक है। ठीक, चलो, जैसे ही एक्टिव हुआ तो ये एक्टिव हो गया और इसने अपने सबस्ट्रेट एटीपी के ऊपर काम किया और इस एटीपी को कन्वर्ट कर दिया साइक्लिक एएमपी पर। तो एडिनिल साइक्लेज ने कन्वर्ट किया, एटीपी पड़ा हुआ था साइटोप्लाज्म में, इसने साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही ये कन्वर्जन हुआ साइक्लिक एएमपी भी चुपचाप नहीं बैठेगा, ये दूसरे प्रोटीन्स को एक्टिव करेगा और जिस प्रोटीन्स को वो एक्टिव करेगा उसका नाम है PKA। अच्छा नाम है ना, PKA, इतना अच्छा है। क्या है? PKA, यही होता है। तो PKA मतलब प्रोटीन काइनेस ए, प्रोटीन काइनेज ए। अब एक चीज आप लोग बिल्कुल ध्यान से दिमाग पर रख लो कि जहां पे आपको काइनेज दिखने का लगेगा, जहां कहीं भी आपको काइनेज दिखेगा, 110% वो अपने सबस्ट्रेट को में फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस करेगा। काइनेज का काम, जैसे हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, तो काइनेज का काम ही वही है कि वो ग्रुप ट्रांसफर करेगा फॉस्फेट का सबस्ट्रेट में। तो जो पीकेए सेल में इनएक्टिव पड़ा था वो साइक्लिक एएमपी जैसे ही आया इस पीकेए को एक्टिव कर दिया। अब इसको एक्टिव कैसे करेगा? इसमें फॉस्फोराइलेशन करके। हो गया। इसका मतलब पहले प्रोटीन में फॉस्फोराइलेशन नहीं हुआ था, उसके बाद वो फॉस्फेट ग्रुप में ऐड हो गया। बना लो, कोई समस्या है तो जल्दी बनाना ना, फास्ट 2 मिनट के अंदर।
एक बार फिर से बनाओ, बार बार बनाओगे तो सीख जाओगे। सर ए क्या है? ए क्या है? ए है और क्या? देखो जब एक जैसे वाले दो व्यक्ति जुड़वा हो गए, दोनों के नाम एक रख दिए, लेकिन तभी भी लोग क्या करते हैं कि उनके मार्कशीट में थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। अब दो नाम वाले एक ही व्यक्ति होंगे, दिक्कत नहीं होगा। एक ही परिवार से मान के चलो, फादर्स नेम भी सेम, मदर्स नेम भी सेम। तो ऐसी एंजाइम जो है वो प्रोटीन काइनेज जैसा तो है, लेकिन डिफरेंट सबस्ट्रेट्स के ऊपर काम कर रहा है। उस सबस्ट्रेट्स का, इस सबस्ट्रेट्स का, एक सेकेंड, हो गया है ना। तो पीके एक्टिव होने के बाद ये साइटोप्लाज्म के जितने भी प्रोटीन्स थे वो एक्टिव हो गए। ठीक है, जैसे ही पीके एक्टिव हुआ, जैसे ही पीके एक्टिव हो, आगे से बता रहा हूं ना, यहां से ये पीके आप नीचे वहीं से बना लेंगे। ये पीके जो फॉस्फेट ग्रुप से एक्टिव हुआ, अब इसको अल्टीमेटली जीन एक्सप्रेशन चेंज करना है। तो क्या करेगा, ये अब अंदर घुसेगा न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा डीएनए। ठीक, इस डीएनए में इस पूरे सिग्नलिंग का रेस्पॉन्स वाला सेगमेंट होगा। ठीक, मान के चलो इस पूरे सिग्नलिंग में डीएनए का एक्सप्रेशन चेंज करना है। क्यों ग्रीन हो रहा है? यहां पे इसका रेस्पॉन्स करने वाला जीन प्रेजेंट होगा। अब क्या करना है, इसके डीएनए को आगे जीन एक्सप्रेशन के लिए इसको कन्वर्ट होना पड़ेगा एमआरएनए में, या ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा, और इस एमआरएनए से इसको बनाना पड़ेगा प्रोटीन, तभी जीन एक्सप्रेस होगा। ये पूरा सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान पे होगा। तो इस पोर्शन को एक्टिव करने के लिए ये प्रोटीन न्यूक्लियस में जुड़ेगा, लेकिन ये न्यूक्लियस के अंदर एंट्री करेगा, लेकिन ये जाकर के डीएनए से जुड़ नहीं सकता। अभी डीएनए को पता कैसे चलेगा कि भाई मेरे को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करना है? ये कैसे पता चलेगा? जब इसके ऊपर दूसरे प्रोटीन्स आके जुड़ेंगे जो वाकई में ये इस डीएनए के प्रोटीन्स को डीएनए के प्रोटीन्स को एक्सप्रेस करते होंगे। सही है ना? तो वो जो प्रोटीन्स जो है
उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं CREB प्रोटीन। पहले केवल इतना याद रखो, CREB। ये जो CREB है वो इनएक्टिव स्टेट में कब पड़ा रहेगा? जब PKA नहीं आया रहेगा तब। जैसे ही PKA आया, ये प्रोटीन हो जाएगा एक्टिव और यही जा करके इस DNA से जुड़ जाएगा। अब ये एक्टिव हो गया, ये इनएक्टिव से एक्टिव हुआ और एक्टिव हुआ तो DNA से जुड़ गया। सीधी सी बात। इजी है, एकदम इजी है। अच्छा, ये एक्टिव हुआ होगा तो कैसे एक्टिव हुआ होगा? फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हुआ होगा, इसमें फॉस्फोराइलेशन का प्रोसेस हुआ होगा। ठीक, अब देखो इस CAP को गाइड कौन करता है कि भाई तेरे को ये ब्लू वाले सेगमेंट में ही बाइंड करना है, ये भी जरूरी है। एक्टिव होने के बाद कई लोग फड़फड़ा भी जाते हैं, इधर उधर भागने लग जाते हैं, ओवर एक्टिवेटेड लोग, ऐसे ही होता है। तो उसको गाइड करने वाला भी कोई व्यक्ति चाहिए रहता है, तो उसको गाइड करने के लिए रहेगा CBP प्रोटीन्स। तो PKA ने अल्टीमेटली किया क्या? PKA ने CREB को इनएक्टिव स्टेट से एक्टिव स्टेट पे मत किया और इस एक्टिव स्टेट को DNA के उस सेगमेंट पे जहाँ पे जीन एक्सप्रेशन शो करना है उस पे जाकर के बाइंड हो गए। जहाँ पे CREB बाइंड हुआ है उस DNA के पूरे सेगमेंट को अपन लोग बोलेंगे CRE। कितना सारा हो गया सर? उनको हम बोलेंगे CRE। फुल फॉर्म देखते जाओ। CRE, देखो एक एक करके पढ़ रहा है, आप एक को जान जाओगे सबको जान जाओगे। CRE मतलब साइक्लिक AMP रेस्पॉन्स एलिमेंट। हो गया? साइक्लिक AMP ने सिग्नलिंग को स्टार्ट किया था अंदर, है ना। अब इससे बाइंड कौन हुआ? CREB। तो ये क्या होगा? CRE बाइंडिंग प्रोटीन, मतलब साइक्लिक AMP रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन को अपन लोग CREB बोल रहे हैं। नहीं, CRE मतलब साइक्लिक AMP रेस्पॉन्स एलिमेंट, B जोड़ दिया तो साइक्लिक AMP रेस्पॉन्स एलिमेंट बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, और हमारे पास क्या बचा? CBP। और CBP क्या होगा? ये जाकर किससे जुड़ रहा है? CREB से। तो CREB से जोड़ने वाला प्रोटीन CREB बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये सबके फुल फॉर्म है। तो पहला मैसेज किसने दिया? लिगैंड ने। सेकेंड मैसेज दे करके पूरे सिग्नलिंग को बड़ा किसने किया? साइक्लिक AMP ने किया ना। अगर एडिनल साइक्लेज एक्टिव होता और उसके बाद ATP से साइक्लिक AMP नहीं बनता तो क्या PKA एक्टिव होता? नहीं होता। इस कारण से सेकेंड मैसेज किसने दिया? साइक्लिक AMP। इसको अपन बोलेंगे सेकेंड मैसेंजर। अब आपसे पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड मैसेंजर, तो साइक्लिक AMP आपका एग्जाम्पल आएगा। हो गया? वापस करो, हाँ इसको लिख लो। ठीक, क्लास खत्म होने के बाद पूछूंगा मैं पूरा। इजी है एकदम, मेरे लिए तो बहुत इजी है। मैं चलते चलते 2 मिनट में पढ़ लूँगा। मैं तो गाड़ी चलाते हुए पढ़ के आया हूँ, मैं तो कॉपी पुस्तक देखा ही नहीं हूँ। आया बस गाड़ी में एक्सीलेटर घुमाते गया, लिगैंड आया, G प्रोटीन में जुड़ा, अल्फा GTP स्टेट पे पहुँचा, एडिनल साइक्लेज एक्टिव हुआ, फिर फाटक आया, थोड़ा सा रुक गया क्योंकि ATP से साइक्लिक AMP कन्वर्ट करना था। तो साइक्लिक AMP जैसे बना वैसे ही PKA जो इनएक्टिव स्टेट पे था वो एक्टिव स्टेट पे पहुंच गया, और जैसे ही PKA एक्टिव हो गया तो साइक्लिक रेस्पॉन्स एलिमेंट एक्टिव हो गया। बस इतना ही भी याद रखोगे काफ़ी है। CRE इंपॉर्टेंट है बस, बाकी उसके बाइंडिंग भी प्रोटीन तो है।
साइक्लिक एएमपी रेस्पॉन्स एलिमेंट। अरे साइक्लिक एएमपी का रेस्पॉन्स शो कर रहा है इसलिए सीआरई हो गया, और कुछ थोड़ी है। हो गया, याद रहेगा? चलो इतना याद रहेगा ना? पक्का? पक्का? नहीं, याद रहेगा, एक बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, 100% याद रहेगा। अरे हुआ ही क्या है, एडिनल साइक्लेस, साइक्लिक एएमपी, पीकेए, सीआरई, खत्म। इतना ही तो हुआ है, नहीं हुआ है? क्यों राकेश? है नहीं महेंद्र, इतना ही तो हुआ है। अभी मैं बोलूंगा सब्जी खरीद के आओ, तो क्या क्या खरीद के आओ बता दोगे रेट सहित? अभी 4 ठोक सब्जी के नाम नहीं था, याद कर सक रहे हो? एडिनल साइक्लेस, साइक्लिक एएमपी, पीके और सीआरई, बस। अब घर में यही बनाएंगे तो मत बोलना दिक्कत हो जाएगी। नहीं हुआ याद? देखो, आप बाजार में सब्जी गए साइकिल से, तो साइकिल के एएमपी। अब साइकिल चलाना है तो आप पी के जाओगे, तो साइकिल में आप पानी पी करके जो चीज लेने गए वो है सिरका, सिरका, CRE, PKA और साइक्लिक, हो गया, खत्म। चले आगे, चलो जल्दी जल्दी फास्ट रिवाइज करते हैं कि रिसेप्टर देखो ये ट्रांस मेम्ब्रेन था, ठीक। अब देखो ये एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन के 2 एंड है, एक N एंड होता है और एक C एंड होता है, जिसको अपन लोग N टर्मिनल एंड बोलते हैं और इसको C टर्मिनल एंड बोलते हैं। अब देखो जो एक्स्ट्रा सेलुलर के साइड रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे एन टर्मिनल, याद रखे रहना। अब इसका एक्सटेंशन थोड़ा साइटोप्लाज्म में भी रहेगा, इसको हम लोग बोलेंगे सी टर्मिनल, याद रहेगा। यहाँ भी कई जगह COOH ग्रुप भी लिखा हुआ रहता है और यहाँ पे NH2 भी लिखा रहता है। क्लियर? सिंपल है। कितना अच्छा दिख रहा है, मैं बनाया था उससे बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक। एल्बर्ट की बुक से 5वां एडिशन ऐसे लिखा है ना वहाँ पे, याद रहेगा। अभी भी याद नहीं रहेगा तो कोई बात नहीं, एक्टिवेशन देख लेते हैं, ठीक। एक्टिवेशन में ये जो ग्रीन कलर का आप लोगों को दिख रहा है ये अल्फा यूनिट है, उसके साथ बीटा यूनिट है, उसके बाद गामा यूनिट है। देखो अटैचमेंट कैसे है, ये देखो अल्फा यूनिट जाकर के रिसेप्टर से अटैच है, जैसे ही लिगैंड उसके पर आया ये अल्फा सब यूनिट एक्टिव हुआ, बीटा गामा यूनिट से अलग हो गया। अच्छा बीटा यूनिट भी, बीटा और गामा यूनिट भी एक्टिव हुए ना, ऐसा नहीं हुआ कि नहीं हुए। इसका अपन लोग एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं, लिगैंड बोल सकते हैं या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोल सकते हैं। उन लोग कुछ नहीं किए अभी तो फिलहाल, है ना, अभी फिलहाल कुछ नहीं किए। तो जितना भी हम लोगों ने ये सिग्नलिंग पढ़ी है, जी प्रोटीन जाकर के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एक्टिव हुए, ये GPCR एक्टिव हो गया, बोल दो अब एडिनल साइक्लेस को एक्टिव किया, है ना। अब ये एक्टिव कब हुआ, जब अल्फा सब यूनिट एक्टिव हुआ। अल्फा सब यूनिट एक्टिव होने के बाद एडिनल साइक्लेस ए एंजाइम एक्टिव हुआ, ATP को साइक्लिक AMP में कन्वर्ट किया। एक इतना अच्छे से स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको PKA का, इनएक्टिव से एक्टिव स्टेट में पहुंचे और PKA एक्टिव हो गया, है ना। इसमें जो मजे की बात यही है कि हम लोगों को ये याद रखना है कि ये सेकंड मैसेंजर है, तो ये पूरा सिग्नलिंग कहलाता है GPCR सिग्नलिंग, साइक्लिक AMP एज सेकंड मैसेंजर। ठीक,
ये पूरा सिग्नलिंग। अब इसके आगे का नहीं दिया होता उसमें, आगे का मैं बता दिया। तो ये पूरा सिग्नलिंग है, हमने इतना देर तक यही पढ़ा है। हो गया, याद रहे।